बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री का जो हमारा एग्जाम हुआ था 2023 में एस्टेट का। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे पूरा जो पेपर था हमारा उसको सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन एक उसमें करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको किसका ऑर्डर बताना है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। अब यहाँ पे क्या चीज है, एक तो आपको ये देखना है कि भाई HF में, H2O में और NH3 में किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, मतलब ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किस चीज से डिसाइड होगा? एक ही फैक्टर रहेगा बच्चे, H बॉन्डिंग से। किससे? H बॉन्डिंग जो है उससे आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग किस में होती है? अगर आप HF की ही देखो बच्चों, एक तो H की साइड से हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन, और दूसरा यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? फ्लोरीन की, क्योंकि यही तो होता है, या तो हाइड्रोजन हो या हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, फ्लोरीन प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे एक तो H साइड से हो सकती है और दूसरा फ्लोरीन की साइड से हो सकती है, मतलब दो ही H बॉन्डिंग पॉसिबल है। पर अगर हम बच्चे पानी में बात करते हैं तो पानी में हमारे पास 4 H बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 H बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये देख लीजिए पानी का सबसे ज्यादा कहाँ दे रखा है, वो है बच्चों H2O में, क्योंकि अगर आप इसमें बात करते हैं तो कुछ ऐसे लीनियर उसमें चलती है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे वो H2O का, देन HF का और देन किसका? NH3 का। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखिए तो ये आपको दिख रहा है कि भाई ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का आप रेट जो लिखते हैं वो माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो हम ये लिखेंगे कि ये -5 और आपके पास क्या है बच्चे, ये Br है, तो Br नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, और नीचे आप टाइम ले लेते हैं। फिर क्या है, इज इक्वल टू लेते हैं, फिर माइनस का यहाँ पे BrO3 लिख देंगे, क्योंकि इसका आंसर में है नहीं तो लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और नीचे वही ये कंसंट्रेशन है और नीचे टाइम आ जाएगा dt। फिर हाइड्रोजन दे रखा है तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू -1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और बाय में dt। ठीक है, इसको हटा देते हैं और किसी चीज का नहीं ले रखा है तो हम सिर्फ इन्हीं को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 Br नेगेटिव की इसकी कंसंट्रेशन है बाय में dt इज इक्वल टू -1/6 H पॉजिटिव और बाय में dt। अब आप ये देखो कि मुझे सिर्फ Br ये चाहिए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इस चीज का ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर है जो 5 है इसको आप इधर ले आओगे। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव बाई dt इज इक्वल टू 5/6 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बाय में dt। ऐसा कहाँ पे है, ये सिर्फ 5 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 6 है नीचे 5 है, ये भी गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है बच्चे, ये 5 है और नीचे 6 है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ अकेला 6 दे रखा है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाए, नॉट करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए रिमर टीमन रिएक्शन क्या होती है और एक्चुअल में उस रिएक्शन में होता क्या है। तो देखो बच्चे, जब फिनोल से आप सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं या फिर सैलिसिलिक एसिड, आप क्या करते थे, ये आपके पास क्या फिनोल है और इसमें आप रिएक्ट करते थे क्लोरोफॉर्म को प्लस में NaOH। ठीक है, ये CHCl3 है बच्चे। अब यहाँ पे क्या होता था एक्चुअल में, जो ये बेस है NaOH वो यहाँ से H को रिमूव कराता है, किसको रिमूव करा लेता है, H को यहाँ से रिमूव करा लेगा, और ये CH नेगेटिव, ये Cl है, यहाँ भी Cl आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा, ये यहाँ पे डोनेट किया जाता है, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है कार्बिन जिसको आप बोलते हो, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है बच्चे वो ऐसा कुछ बनता है, ये OH सैलिसिल्डिहाइड इसका। अगर आप ले लेते हो CCl4 तो यहाँ पे इसकी जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। फिर है द मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कार्बन एनायन जो है
वो स्टेबल होने वाला है। देखो एक तो बेंजाइल कार्बोएनाइन है, एक मिनट बच्चों, मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे बेंजीन, क्योंकि बेंजाइल दे रखा है ना बच्चे, तो बेंजाइल का मतलब यहाँ पे बेंजीन पे CH2 ग्रुप भी लगा हुआ होगा, कुछ ऐसे। एक तो ये ग्रुप है, फिर आपके पास क्या है 4 मिथोक्सी बेंजाइल कार्बोएनाइन, 4 पोजीशन पे क्या लगा दोगे मिथोक्सी, ये CH3। और कार्बन एनाइन को बच्चे कौन स्टेबल करता है, विड्रॉइंग ग्रुप, फिर क्या है 4 नाइट्रोबेंजाइल। अब यहाँ पे आप क्या लगा दोगे 4th पोजीशन पे नाइट्रो, और सब कुछ ऐसे ही है, ये बेंजाइल ग्रुप ही है। फिर आपको दिख रहा है अब की बार यहाँ पे उन्होंने लिया है 4 मिथाइल कार्बोएनाइन, ठीक है, मतलब अब क्या लगा दोगे, सिर्फ यहाँ पे मिथाइल 4 मिथाइल कार्बोएनाइन हो जाएगा। अब सिंपल सी मुझे ये बात बता दूं कि कार्बोएनाइन को एक विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करता है, ठीक है, इनमें से विड्रॉइंग ग्रुप है कौन सा बच्चे, इनमें से नाइट्रो ग्रुप क्या है, विड्रॉइंग है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। मिथाइल तो वैसे भी डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, और बेंजीन भी ये काम कर लेता है, वो दोनों काम करता है, डोनेटिंग का भी विड्रॉइंग का भी। सेम मिथोक्सी वो भी डोनेटिंग का काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो when the electrolysis of silver sulfate was carried out by platinum, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है और उसमें इलेक्ट्रोड्स जो लिए गए हैं वो किस चीज का लिया गया बच्चे, प्लेटिनम का लिया गया है, AgSO4 की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है 1.6, वहां से लिबरेट हो रही है और एनोड पे, तो आपको डिपॉजिट बताना है कि कैथोड पे सिल्वर कितना डिपॉजिट होने वाला है। सेकंड फैराडे लॉ ये है, और ये आपको ये देखना है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो बच्चे सेकंड फैराडे लॉ ये कहता है कि जो अपने इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उन पे जो डिपॉजिट होने वाला है जो मास, वो अगर मतलब आप करंट सेम पास कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो उनकी जो अमाउंट होती है वो उनके इक्विवेलेंट मास के बराबर क्या होता है, मास डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये बात होती है। तो आप पहले पानी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल, पानी का नहीं ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि अगर इक्वल नंबर ऑफ क्या डिपॉजिट मतलब क्या है, इक्वल नंबर आपका वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सेम दी गई है, समय के लिए सेम दी गई है, तो वहां पे इक्विवेलेंट वेट के बराबर वहां पे जमा हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं। अच्छा वो किसके बराबर होता है बच्चे, वो होता है मोल्स बाय में, मोल्स, मोल्स आपको पता ही क्या होता है, इनटू में एन फैक्टर। मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट। आपको गिवन वेट पता है ना क्या होता है, गिवन वेट यहाँ पे दे ही रखा है ना, पता कैसे होगा, और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है ऑक्सीजन का 32 है। एन फैक्टर ऑक्सीजन का कितना होता है, अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस की हो पानी से तब ऑक्सीजन बनता है बच्चे, तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पानी देखो H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो पानी हाइड्रोजन तो लेता है बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन H2 में कन्वर्ट होने के लिए, OH नेगेटिव लेता है बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन O2 में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर जो हो जाता है वो 4 हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग जो मास आ जाएगा ये आपका 0.2 के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 के आसपास, ठीक है। अब आपके पास किसका इक्विवेलेंट वेट आ गया है, आपके पास आ गया है, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों का जो भी मास जो डिपॉजिट होता है वो दोनों पे उनका इक्विवेलेंट वेट जो सेम होगा उसके बराबर वो जमा हो जाएगा, ठीक है, वेट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ऑफ Ag यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag, इक्विवेलेंट कितना आया है हमारा 0.2 आया है। अच्छा यहाँ पे मोल कैसे लिख दोगे, मोल्स इनटू में एन फैक्टर, एन फैक्टर Ag का कितना है बच्चे, Ag मतलब Ag पॉजिटिव फॉर्म में है आयन में, तो मतलब जितना उस पे चार्ज होता है, Ag पे जितना चार्ज होगा या कोई भी मेटल उस पे जो चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर कहलाता है, मतलब वो 1 है। मोल्स होता है गिवन मास बाय में जो अपना मॉलिक्यूलर मास होता है, और Ag का मॉलिक्यूलर मास कितना है 107.8, मतलब आप 108 भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब वेट कैसे निकल जाएगा वो मुझे बता दो, क्योंकि मोल्स तो आपको पता नहीं है।
कंप्लीट नहीं पता ना, क्योंकि वेट तो आपको गिवन नहीं है ना बच्चे, गिवन वेट तो नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है बस आपको। तो अब यहाँ से क्या जो हमसे वेट पूछा है डिपॉजिट वाला, क्या वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 इंटू में 107, या इसको 108 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा कुछ अपना 20, या इसको ये 21.4 के आसपास आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या है, बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया गिव्स प्रोडक्ट ए। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, बेंजोइक एसिड आपके पास है, ठीक है, बेंजोइक एसिड हमने बना लिया ये, और उसकी रिएक्शन की गई है अमोनिया के साथ, ये बेंजोइक एसिड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन की गई है, तो ए प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है बच्चे, अमोनिया एक बेस है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, एच को ही डोनेट करेगा, और तो किसको कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये बनेगा क्या, क्योंकि ये नेगेटिव है अपना, ये पॉजिटिव है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ठीक है ये, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा NH4 और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चे, ये है अमोनियम बेंजोइट, इसको बोला जाता है, ये बेंजामाइड नहीं है, ये क्या है, अमोनियम बेंजोइट है, मतलब ये तो कट हो गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर क्या है, AO डिहाइड्रेशन, अब आपने क्या की है, इसकी डिहाइड्रेशन की है, मतलब यहाँ से आपको क्या रिलीज कराना, पानी, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा CO, लिख दो यहाँ पे, और NH2, क्योंकि एक हो गया और यहाँ से 2 H निकाल दो, मतलब H2 बाहर निकल गया, तो हमारे पास ये बच गया, इसको क्या बोलते हैं आप, बेंजामाइड बोलते हैं बच्चे, ये एनिलीन तो नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ, फिर पहले आपको ना स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए कि आप इसको कैसे बनाएंगे, 1 इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1 इथाइल आपको ये बताना है, मतलब बेंजीन की फर्स्ट उस पे लगा रखा है, क्योंकि 4 नाइट्रो बना दिया ना, तो ये 1 इथाइल CH2 CH3, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है वो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड यूवी, यही तो मेन है, इससे आप एक मेन चीज निकालेंगे, और ये Br2 की प्रेजेंस में, तब भी आप हेलोजिनेशन करते हैं, या हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, रेडिएशन की प्रेजेंस में करते हैं, तो जो एलाइल जो पोजीशन होती है बच्चे, उस पे क्या हो जाती है, हेलोजिनेशन, एलाइल मतलब ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और यहीं पे क्या हो जाए फिर हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन हटा के, और यहाँ पे हम क्या लगा दे बच्चे, Br लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे हटा के ये Br यहाँ पे लग गया, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या ये 2 ब्रोमो है बच्चे, नहीं 2 ब्रोमो तो नहीं है, 4 नाइट्रोबेंजीन ये तो एग्जैक्ट रहेगा, पर ये 1 पोजीशन ही है, ये पहले भी क्योंकि 1 ही था, 1 ब्रोमो इथाइल है ये, और 4 नाइट्रोबेंजीन, तो ये थर्ड आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट, इनमें से प्लस आर कौन नहीं लगा रहा है, अब देखो, अब एक सीधा सीधी एक आप पहचानने का एक तरीका होता है प्लस आर का और माइनस आर का, कि अगर जैसे बेंजीन रिंग है उसमें डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, तो वो डोनेटिंग नेचर शो करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ OH लगा हुआ है, डोनेटिंग नेचर शो करेगा, पर इसको ये मत मानना कि मैं अगर डोनेटिंग डोनेटिंग बोला मैंने या विड्रॉइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला सॉरी मैंने, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होंगे। ठीक है, मतलब जैसे मैं ये कह दूं कि भाई सीधा सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जैसे ऑक्सीजन लगा है तो ये डोनेट करेगा, मतलब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, पर जैसे डायरेक्ट ग्रुप लगा है बच्चे इसके साथ कार्बन और फिर आ गया है डबल बॉन्ड, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये एज अ विड्रोइंग ग्रुप शो करेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन के बाद मल्टीपल बॉन्ड आया और साथ में नाइट्रोजन, और ये बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो मतलब ये प्लस आर इफेक्ट तो शो नहीं करेगा, तो आंसर करेक्ट यही हो जाएगा। ठीक है, ये 98 था ना, हाँ। अब 99 देखो, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर, ये आपको दे रखे हैं Fe2 पॉजिटिव से Fe, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Sn2 पॉजिटिव से Sn,
ये भी क्या दे रखा है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। आपको क्या करना है, आप रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको चाहिए होता है, आप हमेशा क्या कर देते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड, और यहाँ पे कैथोड जो बनेगा वो कौन बनेगी, Fe देखो कैथोड पे एक्चुअल में होता क्या है, और एक होती है हमारे पास एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो होता है वो होता है रिडक्शन, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे रिएक्शन आपको दे रखी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रखा है और किसका रिडक्शन हो रखा है, वो आप देखो। अगर हम Fe का देखें तो Fe का यहाँ पे हो रखा है रिडक्शन, मतलब Fe तो क्या बन जाएगी, कैथोड बन जाएगी, और कैथोड का ये दे रखा है पोटेंशियल 0.44, क्योंकि स्टैंडर्ड जो लिया जाता है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाता है, और वो गिवन है हमें -0.44। फिर हमारे पास क्या है, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड लिखा जाता है, तो एनोड अपने आप क्या बन जाएगा, ये सेकेंड वाला, तो ये क्या हो जाएगी -0.14। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.44 0.14, तो ये ऑल ओवर जो बचेगा वो किस चीज का बच जाएगा, माइनस का, -0.30, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेस, हमसे ये पूछा गया कि कौन से ये जो गिवन है हमारे पास, इनमें से एंट्रोपी कहाँ डिक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, ठीक है। आप जो रैंडमनेस बोलते हैं कि एक तो जैसे आपके पास कोई कॉम्पैक्टनेस में कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, अब इस ब्लॉक को आप खोल दो और ये रिलीज हो जाएंगे पार्टिकल, मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो एंट्रोपी थी वो कम थी, और यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, ठीक है। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन में देखें कि भाई H2 थे, अब ये ऐसे मॉलिक्यूल बंध के बैठे हुए थे, इसका मतलब ये है ये गैस फॉर्म में ही, पर ये ऐसे कॉम्पैक्टनेस में है, दो एक ही साथ में, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब ये क्या हो गए हैं, दो ही एटम है पर वो ऐसे अलग अलग होंगे, तो एंट्रोपी यहाँ ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ तो ज्यादा हो रही है, हमें क्या बताना है कि डिक्रीज कहाँ पे होने वाली है, ये तो इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज का बताना है, तो ये आंसर तो नहीं होने वाला। सेकेंड में अगर आप देखो कि सॉलिड से सॉलिड बना पर गैसेस तो बन रही है दो, मतलब सॉलिड से दो मोल गैसेस बन रहे हैं, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज हो रही है। सॉलिड से गैस की तरफ जाना या सॉलिड से बच्चे लिक्विड की तरफ जाना, एंट्रोपी बढ़ती ही है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा होती है गैस की, लिक्विड की, और सबसे कम होती है सॉलिड की, तो यहाँ भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। फिर अगर आप नेक्स्ट देखो, फिर क्या है, लिक्विड क्रिस्टलाइन इनटू अ सॉलिड, अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड में। अगर लिक्विड से कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, कोई चीज ऐसे भाग रही थी, रैंडमनेस थी, और वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गई, मतलब एंट्रोपी यहाँ डिक्रीज हो रही है, मतलब थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। फिर अब ये देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन, ये आपको गिवन है, ये एरोमेटिक मतलब ये बेंजीन की बात कर रहा है, डाइजोनियम है ये, और ये N2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट भी दे रखा है कि भाई यहाँ पे बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन रहा है, प्लस में N2 गैस है, और CuCl बन रहा है, इसका नेम बताना, इस रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है, तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो रिएक्शंस में, ठीक है, इन दो रिएक्शन में, सैंडमेयर में और गेटरमैन में। बच्चे सैंडमेयर में क्या होता है, यहाँ पे CuCl2 प्रेजेंट होता, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, HCl तो होता पर CuCl2 होता, और साथ में HCl प्रेजेंट होता, तो ये सैंडमेयर हो जाती। अगर Cl नहीं है Cu के साथ, तो ये गेटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। कार्बाइल अमीन आपको पता ही है, जिसमें हम जो सेकेंडरी अमीन जो बन जाता है, टेस्ट के लिए भी यूज होती है, वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है, तो उसका तो यहाँ पे वैसे दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड, आपके पास अभी क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड आपके पास है, वो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो बनाते कैसे, किसके साथ करना है, बेंजीन के साथ, बेंजीन अपना है कुछ ऐसे। अब एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या हम ऐसे बना दे, प्रोपाइल है मतलब
3 कार्बन होंगे और ये Cl। N ही है, मतलब चेन एक नॉर्मल उसमें है, कोई ब्रांचिंग आई नहीं है। N प्रोपाइल क्लोराइड है, किसके प्रेजेंस में हो रही है? AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन स्पेसिफिक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है वो आपको देखना है। सबसे पहले तो कि जो क्लोरीन है वो यहाँ से रिलीज होता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, CH3 CH2 और ये CH2। अब बच्चे आपको पता है कि ये जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होती है। ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, जो कार्बोकेटाइन बन जाएगा रीअरेंज होके वो कौन सा बन जाएगा? ये सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या आपको पता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। ये जो है जितना भी स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, जितना भी फॉर्म हो रहा होगा उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वहां पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी होती है। अब ये क्या होगा कि बेंजीन पे यहाँ से मतलब अटैचमेंट होगी, यहाँ से रिएक्शन होगी, तो ये ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा, इधर ये इधर बन जाएगा। तो ये ग्रुप, इसका नाम बताओ। ये एन प्रोपाइल बेंजीन तो नहीं बनेगा, ठीक है, एन प्रोपाइल बेंजीन तो ये बनने से रहा। ये ग्रुप कौन सा, ये क्या है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन प्रोपाइल तो नहीं है, क्योंकि एन प्रोपाइल तो होता कि मैं सीधा ऐसे जोड़ देती तब जाके। एन प्रोपाइल तो नहीं रहा, ये क्या बन गया है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ डेल्टा। ठीक है, मतलब ऑक्टाहेड्रल 4d6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल। मेन बात यही है कि आपको ध्यान रखना है हाई स्पिन फॉर्म में है d6 कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो वही लिख लेते हैं कि हाई स्पिन है, मतलब यहाँ पे आपका T2G और ये Eg होगा, ये T2G है और ये Eg है। यहाँ पे आपके और हाई स्पिन है, मतलब ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, उसको तो आना पड़ेगा। अब नीचे वाले की एनर्जी होती है कितनी? -0.4, ऊपर वाले की होती है 0.6। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो -0.4 इंटू में 4 कर देंगे। प्लस में आप क्या करोगे? प्लस में आपके पास ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू में 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा -1.6, 16 हो जाएगा ना, ये तो पॉइंट लगाना वो मैंने लगा ही दिया, और ये 6 to 12 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि पॉइंट भी ना वो भी ध्यान रखना है, तो ये 2.0। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, जो इसमें से क्योंकि आपको माइनस करना पड़ेगा तो ये 0.4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर है। शायद बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ देखो, which of the following order of energies of molecular orbital of N2 is correct। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा जो आप MOT में फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इनमें से कौन सा करेक्ट है। आपको पता होगा उस साल इस क्वेश्चन में करेक्शन थी, मतलब ये क्वेश्चन गलत था, ऑप्शन ही गलत थे सारे। हम इसको याद करते हैं ना, अगर नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर फिल करना है तो ऑर्डर चलता है 21 21, ऐसा ही करते हैं। मतलब सबसे नीचे होता है, आप ये बोलते हैं कि यहाँ 1s होता है, फिर ऊपर होता है 1s सिग्मा, सिग्मा वाला होता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर आ जाता है बच्चे सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर ऊपर क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2s, देन अपने पास आ जाएगा 2p, 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा सिग्मा 2p x, और सिग्मा नहीं आएगा ना, पाई आएगा ना, पाई पाई आएगा, नॉट सिग्मा, पाई पाई पाई, और दूसरा भी क्या आ जाएगा? पाई 2p y, और एक ऑर्बिटल रहेगा इसका ऊपर, जो कि क्या नाम होगा उसका बच्चे, क्योंकि अब दो तो पाई के हो गए हैं, दो आप एक जानते हैं कि अगर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर रहा है तो 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? सिग्मा
2pz हो जाएगा। इसको साफ कर दें बड़ी। तो यहाँ ऊपर अब मैं क्या, इसको ही कर लेते हैं। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे क्या बनेगा, हमने बोला था 21 21, तो 2 यहाँ पे फिर बनेंगे और एक यहाँ पे बनेगा। अब ये किसके बनेंगे बच्चे, स्टार वाले, मतलब पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये क्या आ जाएगा बच्चे, सिग्मा स्टार 2pz। अब आपको अगर N2 में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो देखो 14 करने हैं ना हमें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 11 12 13 और यहाँ पे ही अपना क्या हो जाएगा बच्चे, ये यहाँ पे 14 हो जाएगा। वैसे इन्होंने एनर्जी का पूछा हुआ था ना, हाँ हमसे तो एनर्जी का पूछा हुआ था, इलेक्ट्रॉन का तो पूछा ही नहीं हुआ था, तो जरूरी नहीं, बस आपको ऑर्डर देखना था। इन्होंने बोला है 2py, इससे ग्रेटर उन्होंने बोल रखा है 2px वाली, ठीक है, और वो भी सिग्मा की, तो पहले तो उनको बराबर देना चाहिए था जैसे इन्होंने इसमें दे रखा है, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पे पाई 2px और इज इक्वल टू जैसे उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है 2py वाला, फिर वो सिग्मा वाले पे जाते, ठीक है, इसी वजह से गलत हो गया था ऑर्डर, जो अभी आपने ये देखा यहाँ पे आंसर ये आना था। अब इसको क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है, उन्होंने Mg से Mg2 पॉजिटिव, अब मतलब Mg था, Mg से क्या बन गया बच्चे, Mg2 पॉजिटिव, इनका मतलब यही होता है, रिएक्शन ऐसे ही लिखी जाती है जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, Mg से Mg2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव से Ag बना, मतलब यहाँ पे Ag से क्या बन गया है, Ag पॉजिटिव से Ag बन गया। अब आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, मतलब जो आप नर्स इक्वेशन लिखते हैं वैसे। अब यहाँ पे पहली बात तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये तो हमें पता लग गया भाई Mg से अगर मुझे Mg2 पॉजिटिव बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे, कर दी, और Ag पॉजिटिव से Ag बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा, देन Ag बन गया होगा, पर इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2Ag पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag, Ag ये हो गया। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, एक्चुअल में क्या लिखी जाती है बच्चे, ये होती है E इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT, और यहाँ पे होता है NF, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इन्वॉल्व है तो इसको 2 लिख देते हैं, 2NF ln नेचुरल लॉग जो होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है बच्चे, अपना एक तो Mg है और एक Ag है, ये प्रोडक्ट है हमारे, प्रोडक्ट क्या है Mg, और जो रिएक्टेंट है बच्चे वो Ag है। आयंस को लिखा जाता है, कभी भी जिस पे चार्ज नहीं होता उसको नहीं लिखा जाएगा, तो ये प्रोडक्ट है और बाय में रिएक्टेंट लिखा जाएगा। अगर मैंने इसको बैलेंस कर लिया तो यहाँ पे 2 आ गया है, मैंने बताया भी आपको लिख के कि ये बैलेंस करके 2 आया है, तो प्रोडक्ट मतलब Mg पॉजिटिव लिखना पड़ेगा मुझे इसकी जगह पे, यहाँ पे लिख दूं Mg 2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, Ag पॉजिटिव, और उसका क्योंकि अब क्या बच्चे, जो भी आपका कोफिशिएंट होता है वो उसकी पावर बन जाती है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो अब ऐसा कहाँ लिखा है, माइनस होना चाहिए, E नोट सेल इज इक्वल टू माइनस RT बाय NF, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे हिसाब से यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब किसी को अगर MSc का या BSc में भी अपना आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर वो याद था तो उसने कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन। अब यहाँ पे किसका पूछा गया था, बायोमोलिकुलर कोलिजन्स, वो पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वन स्पीशीज इज गिवन बाय, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है बच्चे फॉर्मूला 2n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 8 पाई kT बाय में म्यू और इसका अंडर रूट, यही इसका आंसर जो था वो करेक्ट था, ठीक है। मतलब ऑल ओवर इसमें ये अगर याद रख लेता हो तो ये होता है कि भाई सारी उसमें ना स्क्वायर आ जाता है, इस उससे हम याद रख सकते थे, ठीक है। अब एक बारी नेक्स्ट,
अब यहाँ पे ना मेरे पास ये क्वेश्चन कितना था 106 107, वो वाली जो मतलब पेज है वो थोड़ा सा मेरे पास ब्लर है बिल्कुल ही, तो मैं आपको वैसे कराऊंगी क्योंकि 107 बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगी या तो मैं अगले वाले में उसका डायरेक्ट कहीं से कुछ लेके, क्योंकि वो PYQ है, मैंने किसी पहले उसमें भी करा रखा है, ठीक है, तो उसकी ज्यादा वो भी नहीं पड़ेगी, मैंने किसी पहले लेक्चर में करा रखा होगा। अब 108 को बताते हैं, उसमें पूछ रखा है बच्चे सीरियम दे रखा है NO3 6 और ये 2 नेगेटिव, इसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था इन द कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये वाला, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यूज्ड बाय ईच NO3 टू each NO3, इसमें पूछा गया है टू कोऑर्डिनेट दी मेटल R, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो मेटल के लिए, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए NO3 के कितने मेटल यहाँ पे यूज होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे NO के 3 में जो है, कईयों को लगता है कि भाई इसमें 3 मेटल यूज होते हैं, पर यहाँ पे जो मेटल यूज होता है बच्चे वो कौन से होंगे, ये 2 मेटल्स यूज होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेट करने के लिए कितने मेटल यूज होते हैं, ये 2 मेटल यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो NO3 नेगेटिव है ये बाइडेंटेट लिगेंड होती है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। इस पूरे स्पीशीज में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्योंकि ये 6 है, ये तो एक बार दिखा रखा है, पर ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन इसमें यूज नहीं होता, 2 ऑक्सीजन यूज होते हैं, तो 6 की जगह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए बच्चों, एक तो होती है हमारे पास T99.9, जो हाफ लाइफ में जैसे हम जो रिलेशन निकालते हैं ना, एक होता है T99.9, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुकी है स्टेट, वो होता है 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। पर हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया था 109 जो क्वेश्चन था, वो था हमारे पास कि T99% पूछा गया है, तो वो होता है बच्चे हमारे पास 6.66 ऑफ T हाफ, 66 ऑफ T हाफ, तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो उन्होंने क्या दे रखा था आपके पास, जो T हाफ दे रखा था वो दे रखा था 10 ईयर, कितना दे रखा था 10 ईयर, और आपसे पूछा था कि T99% बता दीजिए कि क्या होगा, तो आपको सिंपल क्या करना था, 10 मल्टीप्लाई में 6.66, तो आंसर कितना आ जाएगा 66 पॉइंट, या 6 लगा लो या 4 लगा लो, वो आपकी मस्ती है। तो ये आपको ये जो दोनों रिलेशन है वो आपको पता होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि T99% बता दीजिए या T99.9% बता दीजिए, ठीक है, तो वो सब कुछ आपको पता होने चाहिए। एक T99.99 भी होता है बच्चे, वो कुछ 13.6 होता है ऑफ T हाफ, ठीक है, तो सबको कंफ्यूजन रहती है इसमें कि भाई T99 ही तो था, नहीं, T99.9 अलग होता है, T99.99 अलग होता है, और सिर्फ T99 अलग होता है, ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।